नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं या चर्चा करने वाले हैं आपसे फोटोसिंथेसिस की। हम आपसे फोटोसिंथेसिस से आने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे और उनके नोट्स आपको उपलब्ध कराने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस के। और इनमें से नोट्स में उन्हीं पॉइंट्स को शामिल किया है जो क्वेश्चन बन सकते हैं। इनमें फालतू का मैटर नहीं डाला गया है, बिल्कुल सिलेक्टेड मैटर्स है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट्स है और सिलेक्टेड मैटर्स है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ये फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है आपके लिए यूट्यूब पर। तो शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हायर प्लांट में फोटोसिंथेसिस की चर्चा करते हैं। यहाँ फोटोसिंथेसिस से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लेंगे और उन्हीं की सिर्फ चर्चा करेंगे, उन बने हुए प्रश्नों के नोट्स की। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? तो ये एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजिकोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या है, यहाँ ये भी हम समझ लें। फिजिको केमिकल प्रोसेस का मतलब है कि ये ऐसी क्रिया है या फोटोसिंथेसिस ऐसी क्रिया है जिसमें लाइट एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो लाइट एनर्जी होती है वो फिजिकल होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज और स्टार्च में, यानी केमिकल में। तो इसलिए इसको हमने फिजिकोकेमिकल प्रोसेस के नाम से जाना। दूसरा है ये एंडरगोनिक, क्या बोल सकते हैं, इंडरगोनिक, या दूसरा नाम है इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हम ले लिए थे इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? कि रिक्वायर सनलाइट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये किस लिए ऐसा है? क्योंकि जो सनलाइट है वो एनर्जी के रूप में सोर्स जो है एनर्जी का वो लाइट है। नेक्स्ट है अपहिल प्रोसेस है। तो अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसी क्रिया है। तो अपहिल प्रोसेस है, उसका रीजन क्या है? CO2 इज वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये एक कमजोर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला है, इसलिए ये अपहिल प्रोसेस कहलाती है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्या है, ये जो है ये रेडॉक्स प्रोसेस है। रेडॉक्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? रेडॉक्स प्रोसेस में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये पीजीटी में क्वेश्चन बना है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो पानी टूटता है, जो जल होता है वो टूटता है, इज एन ऑक्सीडेशन। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है कि किस क्रिया से टूटता है, मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन। दूसरा इसमें डार्क रिएक्शन होती है जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में फिक्स होती है, वो किसके द्वारा? रिडक्शन स्टेप के द्वारा या अपचयन विधि के द्वारा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं, नए पॉइंट्स और क्या आपके लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टीफन हेल्स जो है वो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहलाते हैं। कौन? स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, तो स्टीफन हेल्स है। टू मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टोटल 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल। अब हम थोड़ा सा फैक्ट पे चलते हैं, क्या क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ हमने उन्हीं पॉइंट्स को नोट किया जो क्वेश्चंस जिन पॉइंट से बने हैं। तो एक क्वेश्चन पीजीटी में आया था कि जो केल्विन साइकिल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए कितनी केल्विन साइकिल चलती हैं, तो 6 केल्विन साइकिल चलती हैं, यानी 6 टर्न जो है वो केल्विन साइकिल चलती है। और केल्विन साइकिल के लिए आवश्यक क्या है, तो ये भी हम आपको बता दें। तो एक केल्विन साइकिल के लिए, एक केल्विन साइकिल के 2 NADPH और 2 जल के अणु आवश्यक हैं। जो 2 जल के अणु हैं वो टूटते हैं। दूसरा 3 एटीपेज इंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। कितने एटीपेज इंजाइम जरूरत पड़ती? एटीपेज की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है वो ये पूछता है कि केल्विन साइकिल के एक चक्र में कितने NADPH की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन हम लगाएंगे 2। आपसे पूछेगा एक केल्विन साइकिल में कितने H2O स्प्लिट होते हैं या कितने H2O आवश्यक होते हैं, तो 2। और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने में, देखना 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने में इनकी साइकिल की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। 6 साइकिल्स चलती हैं, ये भी हमने आपको बताया। तो अब
एक साइकिल में जब 2 की आवश्यकता है तो 6 में सिंपल सी बात है कितनी की आवश्यकता होती है, 12। तो सिंपल सी बात है, जब 6 होंगी तो जस्ट 2 का गुणा कर देंगे, तो 6 का जो 2 का गुणा करेंगे तो 12, और H2O में भी 2 का गुणा करेंगे तो 12 H2O। आपसे पूछेगा एक ग्लूकोज मालिक्यूल बनने में कितने जल की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कितने जल के अणु टूटते हैं, तो वो 12 टूटते हैं। एक ग्लूकोज अणु बनने में कितने NADPH की आवश्यकता पड़ती है, तो 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है। सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, 3 ATPs की जरूरत पड़ रही थी, तो इसका मतलब 3 ATP एक केल्विन साइकिल में बन रहे थे, तो यहाँ 6 टर्न है, तो 3 छक्का 18, तो 18 एटीपी यूज होते हैं। ये क्वेश्चन बना है कि कितने एटीपी यूज होते हैं, तो 18 एटीपी यूज होते हैं। चलिए, हमें लगता है ये वाला तो भद्दा हो गया, हाँ ये आ गया उसी का। अच्छा, एक ये अलग से है, आपसे कभी पूछ सकता है कि वेरियस काइंड ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, लाइट के बेस पर इनका अलाइनमेंट कैसे होता है, मतलब कहाँ कहाँ स्थित होते हैं। तो जब हाई लाइट होती है, जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है, पैरास्ट्रोफी कंडीशंस होती है, जब हाईलाइट पड़ती है, अर्थात जो सेल्स के किनारे होते हैं, मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ ये क्लोरोप्लास्ट आकर एकत्रित हो जाते हैं। लो लाइट जब होती है, लाइट कम होती है, तो एपिस्टॉपी बोलते हैं। पेरिस्टॉपी में क्या होता है कि ये अपर पार्ट्स में आकर स्थित हो जाते हैं, चूंकि लो लाइट है और फोटोसिंथेसिस होनी है, तो जहाँ लाइट जिस ओर से आ रही है, ये उसी ओर सबसे ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर लाइट मीडियम है, मॉडरेट लाइट है यानी मीडियम लाइट है, तो एपिस्ट्रोफी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये सारे बिखरे हुए रहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ मैनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कितने पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो आप बताएंगे कितने पिगमेंट फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्लोरोफिल ए, और क्लोरोफिल ए किस पे काम करता है, ब्राइट ग्रीन होता है, और क्लोरोफिल जो बी होता है वो येलो ग्रीन होता है, जैंथोफिल जो होता है वो येलो होता है, और कैरोटीन जो होता है वो येलो ऑरेंज कलर का होता है। तो कितने पिगमेंट्स यूज होते हैं, तो टोटल पिगमेंट्स जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो उनकी संख्या हम लेते हैं 4 पिगमेंट यूज होते हैं। क्वेश्चन बने हुए हैं, फैक्ट पे क्वेश्चन है। क्लोरोफिल, अब आता है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का नेचर कैसा होता है, तो क्लोरोफिल लिपिड इन नेचर के होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्लोरोफिल किस नेचर के होते हैं, तो लिपिड नेचर के होते हैं, इनसॉल्वेबल इन वाटर। जो क्लोरोफिल होता है वो पानी में इनसॉल्वेबल होता है, यानी पानी में घुलता नहीं है। सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस सॉल्वेंट होते हैं उनमें ये घुल जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्लोरोफिल वाटर में घुलता है कि नहीं, तो नहीं घुलता है। अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऑप्शन में है तो वहाँ टिक करना है हमें, और नेचर है तो लिपिड इन नेचर होता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बने हुए हैं बहुत ही। क्लोरोफिल ए की बात करते हैं, तो फार्मूला C55H72O5En4Mg, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जो क्लोरोफिल होता है वो कैसा है, यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के भी नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है, तो क्लोरोफिल ए को प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के नाम से जानते हैं। प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एटीपी और एनएडीपीएच की उपस्थित में करता है। मोस्ट एबाउंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, सबसे ज़्यादा जो पिगमेंट पाया जाता है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये बनता कैसे है, इसकी सिंथेसिस कैसी होती है, तो ग्लाइसिन जो आप अमीनो एसिड होते हैं और सक्सिनिल कोएंजाइम में। क्वेश्चन बना है कि मतलब क्लोरोफिल बनने में क्या यूज़ होता है, कौन सी अमीनो एसिड यूज़ होती है, तो ग्लाइसिन। कौन सा कोएंजाइम यूज होता है, तो सक्सिनिल कोएंजाइम है, और इससे बनता है प्रोटोक्लोरोफिल। तो ये क्वेश्चन बन चुका है कि प्रोटोक्लोरोफिल किसका पार्ट है, तो क्लोरोफिल ए का पार्ट है। फिर लाइट की जरूरत पड़ती है और ये बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है प्रोटोक्लोरोफिल क्लोरोफिल ए में।
एक दूसरी रिएक्शन होती है ग्लूटामिक एसिड से क्लोरोफिल ए बनता है। एक तो ये वाला है ग्लाइसिन और सक्सिनिल कुंजाई में, और एक ग्लूटामिक एसिड से भी क्लोरोफिल ए बनता है। तो ये बात थी क्लोरोफिल ए बनने की कि बनता कैसे है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और अब आता है कि इसमें 3 एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो मैग्नीशियम पार्टिसिपेट करता है, आयरन करता है और नाइट्रोजन करता है। क्लोरोफिल बी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने हैं, उससे केवल कलर पूछते तो येलो ग्रीन पिगमेंट, और इसका जो फार्मूला पूछते हैं तो C55H70O6N4Mg, और इसमें CHO ग्रुप होता है और क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है। अगर CH3 ग्रुप होता है तो यहाँ CH3 में कितने हैं, 2, मतलब एक H यहाँ है मगर यहाँ 2 बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए वहाँ 72 लिखते हैं। कहाँ, क्लोरोफिल ए में। और O एक एक्स्ट्रा लिखते हैं, तो यहाँ एक O यहाँ एक्स्ट्रा लिखते हैं, इसीलिए यहाँ O6 लिखते हैं। वहाँ CH3 ग्रुप है तो O5 लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कॉमन सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी के बारे में हम आपको बता दें, लैक द फाइटोल टेल। पूछ देते हैं कि फाइटोल टेल किस क्लोरोफिल में नहीं पाया जाता है, तो क्लोरोफिल जो में फाइटोल टेल अनुपस्थित होती है। अब बात आती है कैरोटीनॉइड्स की। कैरोटीनॉइड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, कैरोटीन्स और जेंथोफिल। ध्यान रखिएगा, कैरोटीन्स और जेंथोफिल। फार्मूला पीजीटी में पूछा जा चुका है, C40H56 इसका फार्मूला है। और ये अल्फा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स और गामा कैरोटीन्स है, और इसमें बीटा कैरोटीन्स बहुत कॉमन होती है। यानी 3 प्रकार की कैरोटीन्स देखने को मिलती हैं, अल्फा कैरोटीन्स और गामा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स सबसे कॉमन है। अब आता है जेंथोफिल में ऑक्सीजन ड्राइव्ड कैरोटीन्स है। ध्यान रखना, ये जो है जेंथोफिल्स होता है ऑक्सीजन ड्राइव्ड कैरोटीन्स है, C40H56O। केवल यहाँ ऑक्सीजन मात्र लग जाने से, ध्यान रखिएगा, कैरोटीन्स में जब ऑक्सीजन लग जाता है तो वो जेंथोफिल कहलाती है। डाइएटोजेंथिन डाइनोफ्लैजलेट में पाई जाती है, और फ्यूकोजेंथिन, ये क्वेश्चन बना है, फ्यूकोजेंथिन किस में पाया जाता है, तो ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। तो कैरोटीन्स के 2 हिस्से होते हैं, यानी कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स से मिलकर कैरोटीनॉइड्स बनता है। और कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स, ये आप देख रहे हैं हमारी ऑनलाइन क्लास, कैरोटीन्स और जेंथोफिल जो होते हैं, इन दोनों के मिलने से कैरोटीनॉइड्स बनता है। और जेंथोफिल कैरोटीन्स होता है, मगर ये ऑक्सीजन ड्राइव्ड होता है, इसमें ऑक्सीजन जब जुड़ जाता है तो कैरोटीन जेंथोफिल कहलाता है। कैरोटीन्स के 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा, और बीटा कैरोटीन सबसे कॉमन है। और ये जेंथोफिल में डाइनोजेंथिन जो है वो डाइनोफ्लैजलेट में पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन जो है ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ। अब हम बात करते हैं इधर आपके फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स की। ये क्वेश्चन बना हुआ है, प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। ये फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। जो मतलब कैरोटीनॉइड्स का मेन फंक्शन क्या है, तो एज नोन एज द सील्ड पिगमेंट। ये क्या है, सील्ड पिगमेंट है, यानी क्लोरोफिल ए की रक्षा करता है, ये हम बोल सकते हैं। कैरोटीनॉइड्स का काम क्या है, कैरोटीनॉइड्स का, तो ये क्लोरोफिल ए की रक्षा करता है फोटो ऑक्सीडेशन से, कि फोटो ऑक्सीडेशन जब हो रहा तो क्लोरोफिल ए नष्ट ना हो। और बीटा कैरोटीन एक्ट एज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। ध्यान रखिएगा, जो बीटा कैरोटीन्स होता है ये विटामिन ए का प्रीकर्सर है। तो आज के लिए इतना ही, चूँकि ऑनलाइन क्लास है, इसके बाद फाइकोब्लिन्स और इसके आगे के नोट्स हम आपको कल उपलब्ध कराएंगे। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं हमारी, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। हमने बहुत ही चुनिंदा पॉइंट्स और नोट्स को अपने वीडियो में शामिल किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।